वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के जो टॉपिक्स है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, पैरा विद्युत बिंदु। हिंदी वाले ध्यान दें, आज की जो टॉपिक है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हम बायोमोलिकुल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जैव अणु चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और जो उसके अंदर आज जो टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा वो करूँगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे आप लोग हिंदी में पैरा विद्युत बिंदु भी कहते हो, पैरा विद्युत बिंदु भी कहते हो। यह सबसे इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करते हो और इसका उपयोग कहाँ होता है इसकी बात करते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि पैरा विद्युत पॉइंट बिंदु बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बताना चाहता हूँ। क्या? अमीनो एसिड। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पे आते हैं। अमीनो एसिड कई जगह आपको एमिनो अम्ल भी लिखा मिल जाएगा और कई जगह अमीनो अम्ल मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अमीनो एसिड जो होती है यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है। तो आपका आंसर होगा कि वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे? अमीनो एसिड से। तो दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आप अगर प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस कराते हो, यानी कि अपघटन कराते हो, प्रोटीन का क्या कराते हो? अपघटन। हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब प्रोटीन के अंदर आप क्या डालते हो? जल, जिसको आप अपघटन भी लिखते हो। प्रोटीन का अपघटन कराते हो तो यह जो देगा वो क्या देगा? देखो, अपघटन की अभिक्रिया में आपको मैं पॉलीसेकेराइड्स के अंदर भी बताया कि पॉलीसेकेराइड्स में जैसे ही आप वाटर डालते हो, क्या डालते हो? H2O। तो H2O डालने के बाद होता क्या है, उसकी जो छोटी छोटी इकाई होती है ना वो अलग हो जाते हैं। उसकी जो छोटी छोटी इकाई होती है वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ भी वही होगा। इसमें क्या है, देखो, प्रोटीन को आप पानी के अंदर डालोगे तो हाइड्रोलाइसिस अपघटन की अभिक्रिया होगा। उसके बाद जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इसकी इकाई, इसकी क्या मिलेगी? यूनिट। और आपको पता है कि प्रोटीन की जो यूनिट होती है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड। तो जैसे ही आप प्रोटीन को डालोगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। तो ये घुमा फिरा के 3-4 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। पहला ये बनेगा कि प्रोटीन की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? तो अमीनो एसिड। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो बनता है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन जो बनता है किस चीज़ से मिलकर? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। फिर प्रोटीन को जल के अंदर डालने पर अपघटन की अभिक्रिया होती है। इसके बाद क्या मिलता है? अपघटन की अभिक्रिया के बाद तो क्या मिलता है? अमीनो एसिड। क्या मिलता है? अमीनो एसिड। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें घुमा घुमा के, इधर से इधर करके, क्योंकि भाई देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग। इसीलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आप अच्छे से समझ लो कि जो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की वो क्या होती है? अमीनो एसिड। अब हम लोग उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर कंपोनेंट पे आते हैं, उसकी जो संरचना होती है अमीनो एसिड की उस पे आते हैं। संरचना अमीनो एसिड की। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आपको शॉर्ट आंसर टाइप से आ जाएगा 3 या 4 मार्क्स का। स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की कैसी होती है, क्योंकि देखो आप अगर प्रोटीन को पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या आना चाहिए? अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप प्रोटीन को समझ सकते हो। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो देखो क्या होता है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
2 क्रियाशील समूह होते हैं और इसकी वैलेंसी आप अपने अनुसार पूरा कर लो। CH2 हो गया। ध्यान दें यहाँ पे अच्छे से, C डबल बॉन्ड OH और क्या है NH2। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अमीनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहला ये होगा कि एक देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कैसा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा जो होता है एमिनो ग्रुप होता है। कैसा होता है एमीन समूह NH2। तो यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रोटीन के जो इकाई भाग होते हैं अमीनो अम्ल के अंदर कितने क्रियाशील समूह होता है। तो 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्रियाशील समूह होता है 2। एक होता है C डबल बॉन्ड OH जिसे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बोलते हैं और एक होता है NH2 जो अमीन समूह है। ये चीज़ें समझने के बाद, जिसको कई बार अमीनो समूह भी बोल देते हैं, तो इस चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये NH2 में ध्यान से देखें, यहाँ पे होता है लोन पेयर। नाइट्रोजन पे क्या होता है लोन पेयर, जिसको बोलते हैं एकांकी युग्म। क्या होता है एकांकी युग्म। और ये देखो एसिड, तो इसमें ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री की, अगर कोई भी चीज़ अम्लीय होती है, कोई भी चीज़ एसिडिक होती है यानी अम्लीय होती है, तो वो हाइड्रोजन को देती है, H+ को देती है। तो यह अम्लीय ग्रुप है, तो यह क्या देगी बोलो आप लोग, H+ देगी। यह क्या देगी H+। यह अम्लीय ग्रुप है तो यह क्या देगी H+। और यह इस पे लोन पेयर है, एकांकी युग्म है, तो यह बेसिक ग्रुप है, क्षारीय समूह है। यह क्या है क्षारीय समूह है। तो यहां से आपको क्या समझना है वो देखो, एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं जल के अंदर, H+ देते हैं जल के अंदर। और बेस वो होते हैं यानी कि क्षार वो होते हैं जो H+ को लेते हैं, H+ को लेते हैं। यहाँ से देखो ये H+ दे रहा है और ये H+ दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये प्रोटॉन का, ये H+ का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन का क्या होता है स्थानांतरण, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, प्रोटॉन का होता है स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। प्रोटॉन की क्या होता है स्थानांतरण, मतलब यहां से प्रोटॉन इधर आएगा। ध्यान से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और मतलब मुझे लगता है हर कंपटीशन में ये पूछ ही लेता है। देखो आप अच्छे से, इसमें प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है सर, जो इकाई होता है वो होता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में 2 क्रियाशील समूह होते हैं, एक होते हैं NH2 और दूसरे होते हैं C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों के बीच में क्या होता है आपस में इंटरेक्शन होता है। यह दोनों क्रियाशील समूह के बीच में आपस में अन्योन्य क्रिया जिसे बोलते हैं इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होता है। तो अन्योन्य क्रिया के बाद क्या होता है, इस क्रिया के बाद क्या होता है, इसका जो प्रोटॉन है, इसके इंटरेक्शन के बाद इसका जो प्रोटॉन है, यहाँ पे देखो आप लोग, इसका जो प्रोटॉन है इसके पास आता है। कुल मिला के ये क्या होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ का ट्रांसफर होता है। और जब H+ का ट्रांसफर होगा तो एक बार ध्यान से देखो, H+ का ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा उसको समझते हैं। जैसे ही H+ यहाँ से आएगा तो ये जो NH2 है इसके पास H+ आएगा तो ये NH3+ हो जाएगा। और यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन यहाँ से H+ निकलेगा, ध्यान से देखिए यहाँ से क्या निकलेगा H+ निकलेगा, तो इस पे कैसा आवेश हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार का एक आयन बन जाता है, इस प्रकार का क्या बन जाता है एक आयन। ध्यान से देखें आप लोग, जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ से H+ निकलेगा तो ये COO नेगेटिव में बदल जाएगा और यहाँ पे H+ आएगा तो ये बदल जाएगा NH3+ में। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बेसिक केमिस्ट्री होता है। मैं जानता हूँ आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा अगर 12th लेवल में हो तो,
फिर भी कोशिश करो, देखो H प्लस निकलेगा तो ये इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, और ये CH2 एज इट इज जैसे पहले था, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस प्रकार का जो आयन होता है, देखो आपको दिख रहा है ये प्लस और माइनस, तो ये कैसा हो गया, द्विध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया ये, द्विध्रुवीय, यानी कि दो पोल हो गया डेवलप, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल, तो ये हो गया डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल आयन, द्विध्रुवीय आयन। क्या हो गया ये, द्विध्रुवीय आयन। तो अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, देखो जो अमीनो अम्ल होता है, जो अमीनो अम्ल होता है वो किस रूप में रहता है, तो इसका आंसर होगा, यह क्या होगा, द्विध्रुवीय आयन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, द्विध्रुवीय आयन के रूप में। फिर पूछे कैसे होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन का इंट्रैक्शन होता है, मतलब इन दोनों क्रियाशील के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसके बाद H प्लस जो है ट्रांसफर होगा और ये किस में बदल जाएगा, NH3 प्लस में, और यहाँ पे COO निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इस पे दो पोल हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन या फिर डाइपोल आयन। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से देखो इसकी जो बिहेवियर हो गई, इसकी जो बिहेवियर हो गई यह एम्फोटेरिक हो गई। क्या हो गई, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर प्लस होता तो एक जैसा होता, माइनस होता तो अलग होता, लेकिन इसमें क्या है, प्लस और माइनस दोनों है, तो दोनों का बिहेवियर आ गया, प्लस और माइनस दोनों का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्यों, क्योंकि इसे प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, इसीलिए इसको द्विध्रुवीय आयन भी बोलते हैं या डाइपोल आयन भी बोलते हैं। इसका जो एक स्पेशल नेम होता है जो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, और हिंदी में इसको जिवटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिवटर आयन। कोशिश करो आप लोग समझने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये एनसीईआरटी का प्रश्न भी है, एम्फोटेरिक नेचर जो होती है अमीनो अम्ल का, उसका मतलब आप क्या समझते हो। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसका जो इकाई यूनिट है, मतलब इकाई भाग है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो होती है अमीनो एसिड। वो क्या होती है, अमीनो एसिड। फिर हम लोग ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब सबसे छोटी भाग प्रोटीन की, वो क्या होती है, अमीनो एसिड। जब आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी कि जल के अंदर अपघटन की अभिक्रिया करोगे, जल डालोगे तो वो प्रोटीन टूटेगा, तो वो किस रूप में टूटेगा, देखो जब इसकी सबसे छोटी इकाई ही अमीनो एसिड होती है तो टूटेगा भी किस रूप में, अपने छोटी इकाई में, तो कैसे हो जाएगा, अमीनो एसिड। फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो इसमें दो क्रियाशील समूह होता है, एक NH2 और दूसरा COOH, जिसको आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हो। क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर ये जो NH2 है यह एक अमीनो समूह है। क्या है, अमीनो समूह NH2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, NH2 है, चूंकि ये इस पे लोन पेयर होता है और ये H होता है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होता है, तो उसके वजह से यह प्रोटॉन H जो है इधर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, यहाँ से इधर जाता है, और उसको जाने के बाद चूंकि यहाँ से H प्लस निकला है तो ये हो जाएगा COO निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस। ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस। इस प्रकार से सर यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, कहने का मतलब ये द्विध्रुव हो गया, दो ध्रुव हो गया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन। इसका प्लस और माइनस को होने की वजह से इसको एम्फोटेरिक बिहेवियर भी कहते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि इस पे इस जो प्लस है ये कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, प्लस होने पे किधर भागता है और माइनस होने पे किधर भागता है। ध्यान से देखो, प्लस हो गया माइनस हो गया, इसका मतलब दोनों बिहेवियर आ गया, दोनों गुण इसके अंदर आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और आपको अमीनो एसिड के टर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का आयन जिसमें दोनों ध्रुव बन जाता हो उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन।
तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि ज्विटर आयन कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें होती है। अब आप लोग क्या करो, अच्छे से नोट कर लो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से अमीनो एसिड से, और इससे ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है 3-4। उसके आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं ज्विटर आयन के आगे की कॉन्सेप्ट, और हम लोग कोशिश करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक समझने की। तब तक आप लोग नोट करें। तो हम लोग शुरू करते हैं अब ज्विटर आयन से आगे की कहानी। देखो यहाँ तक आप लोग को बता दिया कि ये जो है एम्फोटेरिक रूप में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि प्लस और माइनस दोनों के रूप में बनेगा। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अब जो आगे की पॉइंट है वो समझना है आपको। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है फिजिक्स की कहा जाए, या आप केमिस्ट्री वाले भी समझते हो, बहुत ही आसान चीज़ें होती है। देखो आपके पास अगर कैटाइन है और आपके पास एनायन है, कैटाइन और क्या है, एनायन है, और यह किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है, इधर 1 बिलियन ले लो और इधर 1 बिलियन ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो ये होता है मेटल की प्लेट। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोड डिप होगा, और आपको पता है कि ये बैटरी की कनेक्ट कर दिया मैं, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो कैटायन होते हैं, ये जो कैटायन होते हैं यानी कि जिसमें पॉजिटिव होता है, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। वह किसके तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। कैटायन किसके तरफ जाता है, कैथोड की तरफ। ध्यान दें आप लोग, कैटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। तो इस प्लेट को कैथोड बोलोगे तो ये कैटायन इसके पास जाएगा, और अगर यहाँ पे ये एनायन है तो ये इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो गया, एनोड। क्या हो गया, एनोड। अब इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करते हो, ध्यान दें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो बैटरी होती है इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है, जो बड़ी प्लेट होती है वो होती है पॉजिटिव प्लेट, और ये जो होती है वो होती है निगेटिव प्लेट। ये बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप सबको आना चाहिए। बैटरी जब कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये होती है निगेटिव प्लेट और ये होती है पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट है तो एनायन इसके पास आएगा और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ध्यान दें, एनायन जिसके पास जाएगा, जिस इलेक्ट्रोड के पास, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। यह जो इलेक्ट्रोड है इसके पास एनायन जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इस इलेक्ट्रोड के पास कैटायन जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, मैं डायरेक्ट उस बात पे बोलता हूँ आपको। कंक्लूजन ये निकला जो आपको याद रखना है, कैटायन और एनायन मूव करेगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अभिगमन करेगा। अभिगमन करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ये क्या है ना, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप समझो एक बार, कैटायन और एनायन बनेगा। कुल मिला के बात पे आते हैं हम लोग। कैटायन और एनायन अगर मिलेगा तो वो मूव करेगा, मतलब माइग्रेट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और कैटायन जिधर जाएगा उस प्लेट को बोलते हैं कैथोड। उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और एनायन जिधर जाएगा उस प्लेट क्या बोलते हैं, एनोड। फिर से सुनो, कैटायन जिधर जाएगा उसको कैथोड और एनायन जिधर जाएगा उसको एनोड। अब इतना सारा कहानी आपको याद नहीं करना है, आपको तो बस एक लाइन याद करना है कि कैटायन और एनायन मूव करेगा, जाएगा, और कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। अब उस चीज़ को ख़त्म करने, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो, यह जब ज्विटर आयन होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अमीनो एसिड जो होगा, देखो समझने की कोशिश करो, अमीनो एसिड जो होगा वो किस रूप में होगा, इस रूप में, इस रूप में होगा। अब देखो आपको पता है पीएच,
पीएच रेंज, पीएच रेंज, पीएच सबको आई थिंक पता होगा। पीएच अगर 7 से कम होता है, पीएच अगर 7 से कम होता है तो वो जो विलयन होता है उसे क्या बोलते हो, अम्लीय है। पीएच अगर 7 से कम होता है, पीएच की मान अगर 7 से कम हो, ये चिन्ह का मतलब होता है कम, तो यह जो विलयन होगा वह होती है अम्लीय, वह क्या होती है, अम्लीय। और अगर पीएच की मान 7 से ज़्यादा हो, ध्यान से देखें, पीएच की मान किससे ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा। एक रेंज होती है पीएच की, आपको पता है 0 से 14 तक, 0 to 14, तो उसमें अगर पीएच की मान 7 से ज़्यादा होती है तो यह होती है क्षारीय। यह क्या होती है, क्षारीय। बहुत ही थोड़ा सा क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, जैसे जेईई एडवांस वाले को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके बोर्ड में अगर पूछ ले तो आपको तो शॉर्ट करके लिखना होगा, सीबीएसई में पूछे या किसी चीज़ में पूछे तो, और ऑनर्स में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है ये। वहाँ पे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, देखो आपको समझ में आ ही जाएगा। पीएच अगर 7 से कम है तो ये क्या हो गई, अम्लीय है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या हो गई, क्षारीय। अब देखो अम्लीय का मतलब ये होता है कि इसमें H+ होगा, क्या होगा, H+। ध्यान से समझें आप लोग, अम्लीय का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, H+ की मात्रा ज़्यादा, H+ की मात्रा ज़्यादा। कोई भी सॉल्यूशन अम्लीय और क्षारीय आप बोलते हो तो H+ के संदर्भ में आप बोल देते हो। अगर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय। और अगर OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, OH- की सांद्रता ज़्यादा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है OH- की, तो उसको बोलते हैं क्षारीय। ये मतलब इसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और इसमें H+ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अमीनो अम्ल जो है वो किस रूप में रहेगा, एम्फोटेरिक रूप में। इस पे प्लस भी होगा और इस पे माइनस भी होगा, इस पे प्लस भी होगा और इस पे माइनस भी होगा। यहाँ पे चूंकि H+ ज़्यादा है, ध्यान से देखें, यहाँ पे चूंकि H+ ज़्यादा है तो ये अमीनो अम्ल देखो किस रूप में बदलेगा, ध्यान से देखना है आपको। इस कंपार्टमेंट के इधर देखें, अगर आपका विलयन के अंदर पीएच की मान 7 से कम है, पीएच की मान 7 से कम है, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, H+। तो H+ ज़्यादा होगा तो ये जो H+ ज़्यादा है वो ये निगेटिव भाग से ज्वाइन हो जाएगा। ध्यान से देखें आप, H+ ज़्यादा है तो यह निगेटिव भाग से ज्वाइन कर जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये माइनस वाला है, ये प्लस वाले से ज्वाइन कर लेगा। तो ये ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा वो देखो आप, NH3+ CH2 ये बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो O पे माइनस था वो H+ के साथ ज्वाइन हुआ और ये बना। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है वो देखो कि अब जो बना है यह कैटाइन बन गया। क्या बन गया, कैटाइन, इस पे प्लस रह गया। अब ये ज्वाइटर नहीं रहा, अब ये एम्फोटेरिक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कैटाइन। क्या बन गया, कैटाइन। ध्यान से देखें, H+ ज़्यादा था तो H+ इसके साथ बाइंड हुआ, जुड़ गया और ये बन गया कैटाइन, क्योंकि अब इस पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आवेश ही है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे ये बोलता हूँ OH- ज़्यादा है। क्या है, OH-। ध्यान से देखें, क्या ज़्यादा है, OH-। OH- ज़्यादा है, तो OH- ज़्यादा है तो आपको पता है जो बेस होता है, बेस यानी कि क्षारीय माध्यम होता है, क्षारीय विलयन होती है। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब भी आपके दिमाग में बेस आए तो एक चीज़ याद रखो, बेस कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं से H+ को खाएगा, वो कहीं ना कहीं से H+ को खाएगा, मतलब वो H+ को लेगा। ध्यान से सुनो, बेस कोई बोलेगा आपको तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि बेस आया है तो ये H+ को खाएगा, H+ को खाएगा। अब देखो यहाँ पे NH3 है, ये अपना H+ देगा। इधर देखें आप लोग, थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको समझाने का।
ये अगर अपना H प्लस देता है तो यहां से देगा, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो था H प्लस दिया, कहने का मतलब H कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, H प्लस जा रहा है। H प्लस बनता कब है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही था और वो भी बेचारा इसको दे के चला गया, तो ये जो नाइट्रोजन पे एक कमी था जो जिसके वजह से वो प्लस था, वो उदासीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्योंकि यह 2 जो इलेक्ट्रॉन थी, यह दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई, एक तो नाइट्रोजन की थी और एक किसकी थी, हाइड्रोजन की। तो अब N क्या हो जाएगा, उदासीन। कुल मिला के यहाँ पे अब आपको क्या समझना है, OH माइनस ज्यादा है सर, तो क्षारीय माध्यम है। क्या है, क्षारीय माध्यम। क्या है, क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम सर क्या करता है, H प्लस को खाएगा, और यहाँ दिख रहा है H प्लस, तो इसको खा लेगा। तो इसको खाने का मतलब है कि यहाँ से H प्लस को ले लेगा, H प्लस को क्या करेगा, ले लेगा। तो H प्लस को लेगा तो ये किसमें बदल जाएगा, NH3, ठीक बोलो, NH2 में। किसमें बदल जाएगा, NH2 में। तो यहाँ पे जो ये बन जाएगा, यहाँ पे जो ये बन जाएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान से देखो आप लोग, NH2CH2COO माइनस। तो ये जो हो गया, ये हो गया एनायन। ये क्या हो गया, एनायन। कहने का मतलब ये कि सर आप चाहो तो बिलियन की अगर पीएच कम कर देते हो, बिलियन की पीएच 7 से कम कर देते हो, मतलब अम्लीय कर देते हो, तो यह जो पहले ऐसे था इस ज्वेटर आयन के रूप में था, वो अब कैटायन के रूप में आ गया। वो अब किसके रूप में आ गया, कैटायन के रूप में आ गया। और अगर आप pH 7 से ज्यादा कर देते हो, मतलब क्षारीय माध्यम कर देते हो, मतलब OH की सांद्रता बढ़ा देते हो, मात्रा बढ़ा देते हो, तो OH माइनस से क्या करेगा, H प्लस को लेगा, क्योंकि बेस का कम है H प्लस को खाना। यहाँ से H प्लस को लेगा तो NH3 प्लस किस में बदल जाएगा, NH2 में। तो अब यहाँ पे क्या बचा, एनायन। क्या बचा, एनायन। और आपको पता है कि कैटायन जो होता है वह किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। और एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। समझ में आया आपको। अब यहां से क्या समझ में आया आपको कि ये जो है ज्वेटर आयन, यह जैसे ही बिलियन के अंदर देंगे तो बिलियन की पीएच पे निर्भर करता है, पीएच पे निर्भर करता है कि यह इसकी जो गमन है, इसकी जो अभिगमन है, जाने की दिशा है, वो किधर होगा। अगर ये पीएच की मान 7 से कम होगा तो यह कैटायन बन रहा है, यह कैटायन बन रहा है, इसीलिए यह कैथोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और ये एनायन बन रहा है तो इसीलिए यह किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास जो ज्वेटर था उसको आप 2 आयन में बदल लिए। किसके आधार पे, किसके आधार पे, सिर्फ और सिर्फ क्या किया आपने, जिस बिलियन के अंदर आप ले रहे हो, जिस बिलियन के अंदर ले रहे हो अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को, उसकी क्या कर रहे हो आप, पीएच चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो, पीएच। और पीएच चेंज करने के बाद या तो आपको कैटायन मिलेगा या फिर एनायन मिलेगा। एक पॉइंट आपको सोचना है, वही पॉइंट जो है बहुत खतरनाक है। वो पॉइंट आप सोच लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें। पीएच घटाते हो तो ये कैटायन बनता है, पीएच बढ़ाते हो तो ये एनायन बनता है। ध्यान से देखो, पीएच घटाते हो तो क्या मिलता है, कैटायन, और पीएच बढ़ाते हो तो एनायन। एक बार सोच के देखो कि एक ऐसा पीएच आएगा, आपके पास पहले क्या था, कैटायन, मान लो पहले क्या था, कैटायन, और आपने क्या किया, अब पीएच बढ़ाना शुरू कर दिया, पीएच बढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो कैटायन था वो धीरे 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 एनायन की तरफ जाएगा। क्या कर रहे हो आप, पीएच बढ़ा रहे हो। पीएच जैसे से बढ़ाओगे तो ये जो कैटायन था वो किधर जाएगा, एनायन की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये जो कैटायन था वो एनायन की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सर ये जाना शुरू करेगा, एनायन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाओगे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये कैटायन एनायन के बराबर हो जाएगा। बस यही समझो, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये कैटायन एनायन के बराबर हो जाएगा।
फिर से समझो, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, वो पीएच आएंगे, वो पीएच ऐसा कुछ होगा, वो एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे ये कैटायन एनायन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कैटायन और एनायन साम्यावस्था में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और वही जो पॉइंट, वही जो पीएच होती है, वही जो पीएच होती है, वही जो पीएच होती है जिस पर ये दोनों साम्यावस्था में, जिस पर कैटायनिक और एनायनिक दोनों साम्यावस्था में होती है, साम्यावस्था में होती है, उसी पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट, उसी पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बात समझ में आया आपको? ये पीएच अगर कम था तो पहले कैटायन था, पीएच ज़्यादा था तो एनायन था, लेकिन ये पीएच की मान आप चेंज करते जाओगे, घटाते बढ़ाते जाओगे। अगर बढ़ा रहे हो तो ये कैटायनिक भाग एनायनिक में बदलेगा, और एक टाइम आएगा जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में जाएंगे, साम्यावस्था में जाएंगे, और उस पीएच पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और वही पॉइंट जो कहलाता है उसे ही बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच होती है, वह पीएच होती है, या वैसी पीएच ऐसे लिख लो, वैसी पीएच जिस पर कैटायनिक और एनायनिक दोनों साम्यावस्था में होती है, उसी पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये इतना सारा कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये जो है इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ इंक्लूड है, इसीलिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट की चीज़ें और है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक आप इसको क्या करो, अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं डिफिनीशन लिखा देता हूँ। तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे आए हैं, उसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की। थोड़ा सा आप देखो क्या क्या हो गया है। आपको पीएच के चेंजिंग से मैं बता दिया, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हुआ क्या? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वह पीएच की वह मान जिस पर कैटायनिक और एनायनिक भाग दोनों साम्यावस्था में होते हैं, वो क्या होते हैं? साम्यावस्था में होती हैं। यानी कि पीएच की वह मान जिस पर कैटायनिक और एनायनिक भाग साम्यावस्था में होती है, साम्यावस्था में होती है, उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप अगर इतना भी याद रख लोगे तो काफ़ी है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है तो बेहतरीन है। एक्सप्लेनेशन चाहिए यार आपको, तभी समझ में आएगा कैसा होगा क्या। अब एक बार सोचो कि ये कैटायन और एनायन दोनों क्या होगा? साम्यावस्था में होगा। तो उस टाइम होता क्या है वास्तव में? जब ये कैटायन और एनायन वास्तव में वैसा होता है, तो ये रियलिटी में क्या होता है? यह बेचारा अपने आप यह जैसे था उसी रूप में रहता है। आपको अच्छे से सोचना है बस। यह द्विध्रुवीय था, इसी रूप में होगा, क्योंकि पीएच आप क्या कर रहे हो? घटा बढ़ा रहे हो, और आप कुल मिलाकर ऐसा कर रहे हो, ऐसा पीएच बना रहे हो जिसके बाद ना तो ये कैटायनिक रूप में रहे ना ही एनायनिक रूप में रहे। तो रहे किस रूप में? जैसा था वैसा ही। तो इस रूप में आने के बाद इस पे देखो दोनों आवेश आ गया। कहने का मतलब कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो अमीनो एसिड होता है वह द्विध्रुवीय रहता है, द्विध्रुवीय
होती है, वह क्या होती है, द्विध्रुवीय होती है। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, ये द्विध्रुवीय होने के बाद ये कैटायन की तरफ जाएगा या एनायन की तरफ जाएगा? तो आप सोच के बोलो। अगर सिर्फ और सिर्फ कैटायन होता तो ये कैथोड की तरफ जाता, क्योंकि कैटायन किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता। और अगर सिर्फ और सिर्फ एनायन होता तो ये एनोड की तरफ जाता। लेकिन इसमें दोनों का दोनों है, तो जितना कैटायन की तरफ जाएगा उतना एनायन की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये इसकी अभिगमन विद्युत क्षेत्र में नहीं होती है। इसकी अभिगमन विद्युत क्षेत्र बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी माइग्रेशन, अभिगमन मतलब माइग्रेशन, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे ये इसकी अभिगमन नहीं होगी, यह माइग्रेट नहीं करेगा, ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा और ना ही निगेटिव की तरफ जाएगा। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट का है, एप्लीकेशन इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड को अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दें, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ये कंप्लीट हो गया। आपको इतना ही, बोर्ड वाले तो सिर्फ इतना याद रख लो, काम हो जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो उसको देख लो, तो अच्छा रहता है कि ये कैसे हुआ ये पता चल जाएगा। इसी को आप लोग पैरा विद्युत भी बोलते हो, पैरा विद्युत बिंदु, इसको क्या बोलते हो, पैरा विद्युत बिंदु। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो ज्विटर आयन कॉन्सेप्ट और एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और 4-5 ऑब्जेक्टिव जो बताया। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, अच्छे से रिवाइज करें। और आपको डाउट है तो बोलें, कोई टॉपिक्स में मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से कर दूंगा, कोई टॉपिक्स हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बोर्ड वाले इतना ध्यान रख लो, काफ़ी है।